गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में अपन ने 2-3 टॉपिक्स देख लिए थे इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कि पीडियाट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या है। ये चीज़ अपन इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ब्रीफली आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पीडियाट्रिक जो शब्द है 2 वर्ड से मिलकर बना है, पीडिया प्लस आइट्रिक्स। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। डेफिनेशन की बात करें तो मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, पीडियाट्रिक्स कहते हैं। पीडियाट्रिक्स के फादर के रूप में अब्राहम जैकब को जाना जाता है, जिनका जन्म 1830 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है 1919 में हुई। चलो, तो आज का अपना टॉपिक होगा केयर ऑफ न्यू बॉर्न की, मतलब जो नवजात है उसकी केयर कैसे करते हैं, मतलब उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो अपन जब पढ़ेंगे केयर ऑफ न्यू बॉर्न, क्या पढ़ेंगे? केयर ऑफ न्यू बॉर्न। केयर ऑफ न्यू बॉर्न जब पढ़ते हैं तो केयर ऑफ न्यू बॉर्न में 3 टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। केयर ऑफ न्यू बॉर्न मतलब नवजात की देखभाल, नवजात की देखभाल। क्योंकि नवजात की देखभाल कैसे करेंगे, तो नवजात की देखभाल करने में आपको इस पूरे टॉपिक्स को आपको 3 सब टॉपिक्स में याद करना है। केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको 3 सब टॉपिक में याद करना है। पहला आपका सब टॉपिक होगा इनिशियल असेसमेंट। क्या होगा? इनिशियल असेसमेंट। पहला सब टॉपिक क्या होगा? इनिशियल असेसमेंट। दूसरा होगा इनिशियल इंटरवेंशन और तीसरा लास्ट टॉपिक होगा आपका रूटीन इंटरवेंशन। क्या होगा? कि रूटीन इंटरवेंशन मतलब आपको जो नवजात की देखभाल करनी है, जो टॉपिक है उसके आपको 3 सब टॉपिक बनाने हैं, मतलब उसके 3 सब टॉपिक होने चाहिए। 3 सब टॉपिक में आपको वो पूरा याद करना है। पहला सब टॉपिक होगा आपका इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट का अगर अपन हिंदी में अर्थ देखते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है शुरुआती आकलन। क्या होता है हिंदी में अर्थ? शुरुआती आकलन। दूसरा देखते हैं इनिशियल इंटरवेंशन। तो इनिशियल इंटरवेंशन का अर्थ क्या होता है? इनिशियल इंटरवेंशन का मतलब होता है शुरुआती स्टेप्स, मतलब आप नवजात के लिए क्या स्टेप ले रहे हो। तीसरा आता है रूटीन इंटरवेंशन, सामान्य स्टेप जो आप सभी नवजात के लिए लेते हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशियल असेसमेंट मतलब शुरुआती आकलन। तो एक जो नवजात है जो डिलीवर्ड हुआ है उसकी देखभाल करने के लिए जो पहला सब टॉपिक है इनिशियल असेसमेंट, मतलब उसका आप शुरुआती आकलन कैसे करोगे। तो इनिशियल असेसमेंट में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट असेसमेंट इन न्यूबॉर्न इज इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है कि जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है, नवजात डिलीवर्ड होता है, सबसे पहले अपन को उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं बच्चे को ऐसे दोनों पाँव से पकड़ते हैं, पीछे एक मारते हैं या चिमटी भरते हैं, उसे रुलाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो पहला आकलन कर रहे हैं, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या कर रहे हैं? इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब वो बच्चे का श्वसन तंत्र शुरू कर रहे हैं। तो आकलन पहला पॉइंट क्या होगा? शुरुआती आकलन में आपका पहला पॉइंट होगा फर्स्ट असेसमेंट इन न्यूबॉर्न इज इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको शुरू करना है। दूसरा होगा आपको कि जैसे ही बेबी 1 मिनट का होता है एंड 5 मिनट का होता है, आपको क्या करना है? अबगार स्कोर करना है। जैसे ही बेबी की एज 1 मिनट की और 5 मिनट की होती है तो आपको अबगार स्कोर करना है, मतलब नवजात में अबगार स्कोर 2 बार करना है, 1 मिनट पे और 5 मिनट पे। चलो, कंटिन्यूअसली मॉनिटर द न्यूबॉर्न फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब आपको नवजात को लगातार मॉनिटर करना है, लगातार आकलन करना है कि उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, मतलब रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं तो नहीं आ रही। उसके आपको बहुत सारे साइन देखने होंगे। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए आपको कि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
तो नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारे साइन देखने हैं। जो साइन क्या क्या है कि अगर बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा तो उसमें आपको क्या क्या साइन दिखेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्सेट में पूछा जाता है कि एक बेबी है नवजात जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उसमें मोस्ट कॉमन साइन कौन सा देखने का मिलेगा। तो कौन सा देखने को मिलता है, नेजल फ्लेयरिंग। कौन सा देखने को मिलता है, नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग का अर्थ क्या होता है, नाक की नथुनियों का फूलना, तो नेजल फ्लेयरिंग। दूसरा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, मतलब जो उसकी ये मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ये सिकुड़ने लग जाएगी। क्या होगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। तीसरा होगा ग्रंटिंग साउंड एट एक्सपायरेशन, मतलब वो जैसे सांसें छोड़ेगा, सांस छोड़ेगा तो आपको खर खर की आवाज आएगी, जिसे बोलते हैं ग्रंटिंग साउंड एट एक्सपायरेशन। अगला होगा टेकीपनिया। क्या होगा, टेकीपनिया मतलब उसकी श्वसन दर बढ़ी हुई होगी। और अगला होगा साइनोसिस। ये आप सबको पता है कि जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है और उसके जो स्किन होती है ब्लू होने लग जाती है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। 3 हो गए। चौथा शुरुआती आकलन में चौथा क्या करना है, तो शुरुआती आकलन में आपको चौथा ये करना है कि बेबी को हेड टू टो ग्रोथ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के लिए असिस्ट करना है। सिर से लेकर पांव तक बच्चे को देखना है कि इसमें कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। तो देखो केयर ऑफ न्यूबॉर्न में पहला है सब टॉपिक इनिशियल असेसमेंट, शुरुआती आकलन। तो शुरुआती आकलन के लिए आपको क्या करना है, शुरुआती आकलन के लिए आपको 4 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चे का रेस्पिरेशन शुरू करना है। फर्स्ट असेसमेंट इन न्यूबॉर्न इज इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा, अपगार स्कोर इज डन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट ऑफ एज। जैसे ही नवजात 1 मिनट का और 5 मिनट का होता है, आपको अपगार स्कोर करना है। तीसरा है कंटिन्यूअसली मॉनिटर द न्यूबॉर्न फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि बच्चे में श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, इसलिए उसे मॉनिटर करना है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में दिखने वाले साइंस को ऑब्जर्व करना है। तो बात वो आती है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कौन कौन से साइन दिखते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बहुत सारे साइन दिखते हैं। बच्चे की जो नाक की नथुनियां होती है वो फूलने लग जाएगी, जिसे बोलते हैं नेजल फ्लेयरिंग। दूसरा होता है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। दूसरा क्या होता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, मतलब उसकी जो मांसपेशियां, चेस्ट की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लग जाएगी। तीसरा होता है ग्रंटिंग साउंड एट एक्सपायरेशन, जैसे बच्चा सांस छोड़ेगा तो आपको खर्र खर्र की आवाज आएगी। और अगला होता है टेकीपनिया, मतलब उसकी श्वसन दर बढ़ी हुई होगी। और अगला साइनोसिस। सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, मतलब ऑक्सीजन की समस्या रहेगी, ऑक्सीजन की समस्या रहेगी तो बॉडी की जो स्किन है वो ब्लू होने लग जाएगी, मतलब साइनोसिस होने लग जाएगा। और लास्ट चौथा स्टेप आता है इनिशियल असेसमेंट का, कि बच्चे को आपको हेड टू टो ऑब्जर्व करना है, असिस्ट करना है, इसमें कोई जन्मजात विकृतियां तो नहीं है। दैट मीन्स असिस्ट न्यूबॉर्न फॉर ग्रोथ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। तो ये केयर ऑफ न्यूबॉर्न का पहला सब पॉइंट था, इनिशियल असेसमेंट, शुरुआती आकलन। दूसरा आता है आपका सब पॉइंट इनिशियल इंटरवेंशन। मतलब अब आप आकलन कर लिया, अब आप बच्चे के लिए कौन से स्टेप्स लोगे, तो उसे बोलते हैं इनिशियल इंटरवेंशन। क्या बोलेंगे, इनिशियल इंटरवेंशन। तो बच्चे में जो शुरुआती इंटरवेंशन या स्टेप्स लिए जाते हैं वो 2 ही होते हैं। पहला होता है, ध्यान रखने वाली बातें, पहला होता है सक्शनिंग। क्या होती है, मतलब बच्चे के लिए आप कौन सा इंटरवेंशन करोगे शुरुआत में, सक्शनिंग। और दूसरा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। कौन सा, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। समझ में आया। पहला जो इनिशियल इंटरवेंशन में 2 इंटरवेंशन करते हैं, पहला होता है सक्शनिंग, दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो बात करते हैं सक्शनिंग। तो अब क्वेश्चन आता है, नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केयर ऑफ न्यूबॉर्न में फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। तो देखो, एयरवे क्लियरेंस बाय सक्शनिंग इज फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब
बच्चे का सक्शन के द्वारा एयरवे क्लीन करना पहला नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो हम पहले पढ़ेंगे सक्शनिंग। पहले क्या पढ़ेंगे? सक्शनिंग। तो सक्शनिंग का मतलब क्या हुआ? इस सक्शन के द्वारा बच्चे के एयरवे को क्लीन करना ये पहला नर्सिंग इंटरवेंशन है। अब इसमें भी 3-4 चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, प्रेशर कितना रखना है सक्शन मशीन का, कितनी देर तक करना है मतलब ड्यूरेशन, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। तो इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें अपन 4 पॉइंट कि सीक्वेंस क्या होगा, प्रेशर कितना रखना है, और ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी देर तक करना है, और अगला आता है इंस्ट्रूमेंट कि आपको क्या क्या चाहिए। तो बात करते हैं सीक्वेंस। तो जो न्यू बोर्न का आप सक्शन कर रहे हो उसका सीक्वेंस क्या होगा, मतलब पहले कहां से करेंगे, नाक से पहले करेंगे या माउथ से पहले करेंगे, मतलब नोज से पहले करेंगे या माउथ से पहले करेंगे, इसे ही बोलते हैं सीक्वेंस। तो किससे पहले करना है, किससे पहले करना है? तो हमें करना है ओरल कैविटी से, मतलब पहले माउथ से सक्शन करेंगे फिर उसके बाद नेजल कैविटी से सक्शन करेंगे। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप सब जानते हो जब भी नोज में कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो हमें स्नीजिंग आती है, मतलब हमें छींकें आती है। अगर छींकें आती है तो पहले अपन सांस को अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं। तो आप सपोज करो नवजात है, उसकी ओरल कैविटी की सिक्रेशन से भरी हुई है, उसके नाक भी सिक्रेशन से भरे हुए हैं, और आपने सक्शन कैथेटर को पहले बेबी के नोज में डाल दिया। अगर आपने बेबी के नोज में डाल दिया तो उसे स्नीजिंग आएगी, मतलब छींकें आएगी, मतलब वो सांस पहले अंदर लेगा फिर छोड़ेगा। तो जब वो सांस अंदर लेगा तो उसकी ओरल कैविटी में जो सिक्रेशन होंगे वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, मतलब लंग्स में चले जाएंगे, और लंग्स में चले जाएंगे तो बेबी क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। इसलिए बेबी को स्नीजिंग मतलब छींकों से बचाने के लिए और निमोनिया से बचाने के लिए पहले एक सेक्शन करना है ओरल कैविटी का, फिर बाद में करना है नेजल कैविटी का। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा सबको। सेक्शन का सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट ओरल कैविटी देन नेजल कैविटी। क्यों? टू प्रिवेंट द स्नीजिंग एंड एस्पिरेशन। ओके, बात करते हैं प्रेशर। सक्शन मशीन का कितना प्रेशर रखेंगे? तो इसमें भी 2-3 चीजें ध्यान रख लो। अगर बेबी प्री टर्म है, क्या है, प्री टर्म है, टर्म है, या एडल्ट का कर रहे हो आप, प्री टर्म। व्हाट इज द मीन ऑफ प्री टर्म? प्री टर्म का मतलब है 37 वीक से पहले डिलीवर होने वाला बच्चा प्री टर्म कहलाता है। मतलब जिसको जेस्टेशनल एज को 37 वीक नहीं हुई है, उससे पहले वो डिलीवर्ड हो गया है, तो उसे बोलते हैं प्री टर्म न्यू बॉर्न, मतलब 37 वीक से पहले जन्म दिया। तो उस केस में आपको सक्शन मशीन का प्रेशर रखना है 40 से 60 mm ऑफ Hg। समझ में आया? कितना रखना है? 40 से 60 mm ऑफ Hg। अगर टर्म होगा, मतलब टर्म मतलब 38 से 40 के बीच में जन्मा है, उसका रखना है आपको 60 से 80 mm ऑफ Hg। अगला है एडल्ट, मतलब वयस्क व्यक्ति है, तो उसका रखना है 100 to 120 mm ऑफ Hg। ये हो गया प्रेशर। मतलब प्री टर्म का आप सक्शन कर रहे हो तो उस सक्शन मशीन में उसका प्रेशर सेट करना है आपको 40 to 60, और टर्म का कर रहे हो तो 60 to 80, और एडल्ट का कर रहे हो तो 100 to 120 यूनिट क्या आएगी पीछे, mm ऑफ Hg। डीपी में देखा होगा ना आपने, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है mm ऑफ Hg। ओके, आगे बात करते हैं ड्यूरेशन। तो सक्शन चाहे आप प्री टर्म में करो, चाहे टर्म में करो, चाहे एडल्ट में करो, सक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 to 10 सेकंड। कितना? मतलब आपको जो सक्शन करना है तो सक्शन करते हो आप 5 से 10 सेकंड तक। कितने तक? 5 से 10 सेकंड तक। क्यों सर, ज्यादा नहीं कर सकते? देखिए, सक्शन जब आप करते हो तो आपको एक सक्शन मशीन चाहिए, एक सक्शन कैथेटर होता है। तो जो सक्शन कैथेटर होता है ना वो नॉन सेलेक्टिव होता है। अब व्हाट इज द मीन ऑफ नॉन सेलेक्टिव? मतलब सक्शन मशीन का काम क्या है? सिक्रेशन को खींचना, पर वो नॉन सेलेक्टिव है, मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर पाती है, इसलिए वो क्या करती है, सिक्रेशन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी खींचती है। जब ऑक्सीजन को भी खींचेगी तो पेशेंट में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। इसलिए सक्शन हमेशा 5 से 10 सेकंड के लिए ही करते हैं। ज्यादा करोगे तो जो सक्शन ट्यूब है वो नॉन सेलेक्टिव है, वो सिक्रेशन के साथ साथ क्या खींचेगी, ऑक्सीजन को भी खींचेगी, और पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोक्सिया।
तीन टर्म याद रखनी है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी टिश्यू में, हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी ब्लड में। मिया टर्म इंडिकेट टू ब्लड, मिया का मतलब क्या होता है ब्लड, और एक होता है इस्सेमिया, इस्सेमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई की कमी होना, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ओके, समझ में आ गया प्रेशर। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। सक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सक्शन मशीन चाहिए, एक सक्शन कैथेटर चाहिए जिसे म्यूकस सकर बोल सकते हैं, या एक असेप्टोसिरिन चाहिए जिससे आप थोड़ा प्लस कर सको। तो तीन आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सक्शन मशीन, सक्शन कैथेटर जिसे म्यूकस सकर बोलते हैं, या असेप्टोसिरिन। तो ये है अपना सक्शन के बारे में। सक्शन के देखो, जो इनिशियल इंटरवेंशन है उसमें दो ही तो काम करने हैं आपको, पहला सक्शनिंग करनी है और दूसरा क्या करना है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करनी है। तो सेक्शन में अपन ने बोल दिया कि एयरवे क्लियरेंस बाय सक्शनिंग इज फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्स का या नर्सिंग इंटरवेंशन पहला क्या है, सक्शन के द्वारा पेशेंट का या बच्चे का एयरवे क्लीन करना। फिर सेक्शन में अपन ने पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होगी, किस सीक्वेंस से सक्शन करना है, कहाँ से पहले करेंगे, उसके बाद प्रेशर कितना रखना है, उसके बाद कितनी देर तक कर सकते हैं, उसके बाद फिर आता है कि क्या क्या चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया, आप पहले ओरल से करेंगे, बाद में नेजल से करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि पेशेंट को स्नीजिंग से और एस्पायरेशन से बचा सके। फिर मैंने बोला कि प्रेशर कितना रखना है, अगर प्री टर्म होगा तो 40 to 60 mm ऑफ Hg, टर्म होगा तो 60 to 80 mm ऑफ Hg, और एडल्ट होगा तो 100 to 120 mm ऑफ Hg। आगे बात करते हैं ड्यूरेशन। मैंने बोला है आपको, चाहे आप टर्म का करो, प्री टर्म का करो, एडल्ट का करो, सक्शन हमेशा 5 से 10 सेकंड के लिए ही करना है। ज्यादा करोगे तो क्या होगा, क्योंकि वो सिक्रेशन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी खींचेगी, पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब हाइपोक्सिया हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चाहिए, सक्शन मशीन चाहिए आपको, एक सक्शन कैथेटर चाहिए जिसे म्यूकस सकर बोलते हैं, एक असेप्टोसिरिन चाहिए। ओके, ये था आपका सक्शनिंग। इसमें इनिशियल इंटरवेंशन में पहला, तो मैंने आपको बोला इनिशियल इंटरवेंशन में दो ही तो याद करने हैं, एक सक्शनिंग था, एक दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। ओके, अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो मतलब आप अम्बिलिकल नवजात की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और कैसे करते हैं, दो चीजें इसमें पढ़नी है। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए आपको, ओके, और दूसरा होता है प्रोसीजर, मतलब कैसे करोगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो क्या क्या चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग में याद रखना, कोचार फोर्सेप चाहिए होती है। तो क्या चाहिए, कोचार फोर्सेप, और संख्या में कितनी, दो चाहिए। मतलब कोचार फोर्सेप कितनी चाहिए, दो। एक सीजर या सर्जिकल ब्लेड चाहिए और एक कॉर्ड क्लैंप चाहिए। तो तीन चीजें चाहिए इसमें भी। एक चाहिए कोचार फोर्सेप, क्या चाहिए, एक चाहिए कोचार फोर्सेप जो संख्या में होगी दो, दूसरी चाहिए आपको सर्जिकल ब्लेड या सीजर जो चाहिए एक, और तीसरी चाहिए आपको कॉर्ड क्लैंप जो संख्या में होगी एक। अब बात करते हैं कैसे काटते हैं, प्रोसीजर कैसे करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग का। तो देखो, सपोज करो यह है न्यूबॉर्न, ठीक है, क्या है ये, न्यूबॉर्न, क्या है, न्यूबॉर्न, और यहां से निकली हुई इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, जो इधर किससे अटैच है, प्लासेंटा से अटैच है। किससे अटैच है, प्लासेंटा से अटैच है, प्लासेंटा। ये आपका न्यूबॉर्न, ओके, ये आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे आपको कट करना है। तो ध्यान रखो, कोचार फोर्सेप कितनी चाहिए थी, दो। पहली कोचार फोर्सेप लेंगे बेबी की साइड से, मतलब अम्बिलिकस से 2.5 सेंटीमीटर पे लगाएंगे। कितने पे लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे। कितने पे लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे। बेबी की साइड से पहली कोचार फोर्सेप को अम्बिलिकस पे कहाँ लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे। दूसरी कोचार फोर्सेप लेंगे और उसको अपन लगा देंगे, बेबी की साइड से ही लगाना है, 5 सेंटीमीटर पे लगाना है। अब गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पे, कि जो सेकंड कोचार फोर्सेप को लेते हैं वो पहली कोचार फोर्सेप से जहाँ लगाइए 2.5 सेंटीमीटर, उससे 5 ले लेते हैं। नहीं, उससे 5 नहीं लेना है, वापस बेबी के अम्बिलिकस से ही लेना है 5। समझ में आया, पहली को बेबी के अम्बिलिकस से 2.5 सेंटीमीटर पे, दूसरी को वापस बेबी के अम्बिलिकस से 5 सेंटीमीटर। दोनों कोचार फोर्सेप आपने लगा दी। अब जो आपने एक सर्जिकल ब्लेड या सीजर ली थी उसको उठाओ
दोनों कोचार फोर्सेप के बीच में से कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो। कट कर दिया आपने। अब कट करने के बाद क्या करो आप कि जो कोड क्लैंप था उसे लगा दो और जो पहली कोचार फोर्सेप है उसे भी निकाल लो। तो मतलब क्या किया, दोनों कोचार फोर्सेप के बीच में से सर्जिकल ब्लेड की सहायता से आपने कट लगाया, फिर कोड क्लैंप लगाया और कोचार फोर्सेप को निकाल लिया। ओके ओके। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि एक न्यू बोर्न है जो टर्म पे है, हेल्दी है, तो उसमें कोचार फोर्सेप उसमें जो अम्लाइकल कोड की लेंथ होती है वो कितनी होगी? तो आप खुद कैलकुलेट करो। देखो 2.5 सेंटीमीटर तो ये है और आपने 5 लगाया था, मतलब 2.5 भी यहाँ से होगा। ये टोटल 5 है ना, तो 2.5 तो ये हो गया, 2.5 इधर, तो 2.5 का आधा कितना होता है? ये 1.25 भी हो जाएगा, 1.25 भी हो जाएगा। ये तो कट गया, ये तो साइड में हो गया। अब ये बचा है, तो देखो आप खुद देखो 2.50 प्लस 1.25, मतलब एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 3.75 सेंटीमीटर। अम्लाइकल कोड जो न्यूबॉर्न है वो स्वस्थ, मतलब हेल्दी है, स्वस्थ है और टर्म है, तो उसमें जो अम्लाइकल कोड की लेंथ होगी एग्जैक्ट होगी 3.75 सेंटीमीटर। और रेंज में बहुत सी बात दे देते हैं क्वेश्चन में, 3 to 4 सेंटीमीटर। ओके ओके, बट बेटर, मतलब ठीक है ये भी, पर ये बेटर है। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आता है कि प्री टर्म न्यूबॉर्न है या हाई रिस्क न्यूबॉर्न है, तो उसमें जो अम्लाइकल कोड की लेंथ अपन छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर। तो सर ऐसा क्यों, इसमें ज्यादा क्यों छोड़ते हैं? इसमें ज्यादा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अम्लाइकल कोड में अम्लाइकल वेन भी होती है। तो अम्लाइकल वेन का अपन कैनुलाइजेशन के लिए यूज कर लेते हैं, मतलब उसमें अपन कैनुला लगा देते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, पेशेंट को आईवी फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, मतलब नवजात में आईवी फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड थेरेपी देने के लिए या नवजात का ट्रीटमेंट करने के लिए किसमें, जो हाई रिस्क न्यूबॉर्न है या प्री टर्म न्यूबॉर्न है, उसमें अम्लाइकल कोड की लेंथ कितनी छोड़ी जाती है? उसमें अम्लाइकल कोड की लेंथ छोड़ी जाती है 7 to 8 सेंटीमीटर। क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि उससे अपन को एंटीबायोटिक्स देने हैं या उसको आईवी फ्लूइड्स देनी है, इसलिए अपन उसको कैनुलाइजेशन कर देते हैं उसमें। समझ में आया? ये थी अम्लाइकल कोड कटिंग। तो देखो क्या बताया मैंने आपको बताया मैंने कि अम्लाइकल कोड की कटिंग कैसे करते हैं। तो अम्लाइकल कोड की कटिंग कैसे करते हैं? अम्लाइकल कोड की कटिंग करने के लिए आपको कोचार फोर्सेप लेनी है जो संख्या में 2 होगी पहली, फिर दूसरी आपको लेनी है सीजर या सर्जिकल ब्लेड जो संख्या में 1 होगी, फिर उसके बाद आपको लेना है एक कोड क्लैंप जो संख्या में 1 होगा। प्रोसीजर कैसे करना है? बच्चे की साइड से बच्चे की साइड से अम्लाइकल कोड पर 2.5 सेंटीमीटर से पहले कोचार फोर्सेप लगानी है, फिर वापस बच्चे की साइड से ही 5 सेंटीमीटर से दूसरी कोचार फोर्सेप लगानी है। दोनों कोचार फोर्सेप लगा दी, फिर आपको सर्जिकल ब्लेड या सीजर की सहायता से इसे कट कर देना है। ओके, जब आप कट कर दोगे तो उसके बाद क्या करना है, कोड क्लैंप लेना है, कोड क्लैंप लगा देना है, उसके बाद कोचार फोर्सेप को निकाल देना है। ओके, पहले कोचार फोर्सेप नहीं निकालनी है, पहले कोड क्लैंप लगाना है, उसके बाद कोचार फोर्सेप को निकालनी है। ओके, फिर क्या होता है कि आपने लगा दिया, फिर अब जो अम्लाइकल कोड की लेंथ बचेगी वो बचेगी 2.5, तो ये बच जाएगी 2.5 का आधा हो जाएगा 1.25, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 3.75 सेंटीमीटर अम्लाइकल कोड बचेगी। किसमें? टर्म न्यूबॉर्न में या हेल्दी न्यूबॉर्न में। पर अगर यही जो न्यूबॉर्न है ये प्री टर्म न्यूबॉर्न है या हाई रिस्क न्यूबॉर्न है, तो इस केस में अम्लाइकल कोड की जो लेंथ होगी वो रखी जाएगी 7 to 8 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाएगी? 7 to 8 सेंटीमीटर रखी जाएगी। जब वो 7 to 8 सेंटीमीटर रखी जाएगी तो वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उसमें अपन को कैनुला इंसर्ट करना है ताकि अपन नवजात को या न्यूबॉर्न को आईवी फ्लूइड थेरेपी दे सके। ओके, तो ये हो गया आपका इनिशियल इंटरवेंशन, जिसमें 2 काम किए अपन ने, सेक्शनिंग और अम्लाइकल कोड कटिंग। लास्ट टॉपिक इसका जो सब टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि केयर ऑफ जो न्यूबॉर्न है उसको 3 सब टॉपिक्स में पढ़ना है। इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल इंटरवेंशन, अब आता है रूटीन इंटरवेंशन। क्या आता है? तीसरा लास्ट, रूटीन इंटरवेंशन। रूटीन इंटरवेंशन मतलब सामान्य इंटरवेंशन स्टेप्स। तो देखो
सबसे पहला जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन है रूटीन इंटरवेंशन, सामान्य इंटरवेंशन में कि बेबी को आपको क्या करना है, ड्राई करना है, मतलब सुखाना है, कपड़े से पोंछना है। तो अब देखो, आप जब कपड़े से बेबी को ड्राई करोगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आप यूज में ले रहे हो वो पहले से ही गर्म होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम नवजात को हाइपोथर्मिया से बचा सके। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है, ड्राई द न्यूबॉर्न विद प्री वार्म्ड लीनियर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। मतलब हाइपोथर्मिया से नवजात को बचाने के लिए अपन को पहले से ही गर्म कपड़े का उपयोग करना है। दूसरा, ड्राई द न्यूबॉर्न, और किस कपड़े से? प्री वार्म से, पहले से ही गर्म से। दूसरा आता है कवर द न्यूबॉर्न, कवर द न्यूबॉर्न। अब आपको क्या करना है, बच्चे को आपने कपड़े से क्लीन कर दिया जो पहले से ही गर्म था, उसके बाद आपको उसको कपड़े पहनाने, मतलब कवर करना है। ऐसा नहीं कि बाहर जाके अटेंडर को आप, या जो उसके पेरेंट्स हैं, मतलब दादी है, दादा है, पिता है, उसको आप ऐसे जाके पकड़ा दो, लो मुबारक हो, आपको बेबी हुआ है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, उसको पहले कपड़े पहनाने हैं। और जो एक कपड़े पहनाने की प्रोसीजर होती है, इसे ही बोलते हैं बेटा नेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि नेस्टिंग किसे कहते हैं। तो जब जो न्यू बॉर्न है, डिलीवर्ड हुआ है, उसको ड्राई करने के बाद जब कपड़े पहनाए जाते हैं या उसे कवर किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को या उसी प्रोसेस को बोलते हैं नेस्टिंग। क्या बोलते हैं? नेस्टिंग। तीसरा आता है अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। आपने देखा होगा ना कि जो नवजात होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनको एक बैंड पहनाया जाता है जिस पर उसकी मदर का नाम, फादर का नाम, जेंडर सब लिखा होता है। वो बैंड आपको पहनाना है। अब ये भी क्या, बैंड जो होते हैं कलर कोडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर कोडेड होते हैं। मतलब एक तो ब्लू कलर का होता है और एक पिंक कलर का होता है। तो ब्लू किसको पहनाना है, पिंक किसको पहनाना है, डिटेल दोनों पे लिखी हुई है ना, जो अपने जो गार्जियंस की, उनके माता पिता की। तो ऐसे याद करो आप, जो गर्ल्स होती है उसका फेवरेट कलर कौन सा होता है? पिंक। तो आप याद कर सकते हो कि जो न्यूबॉर्न है वो गर्ल है, तो उसे पिंक कलर का आइडेंटिफिकेशन बैंड पहनाएंगे। और जो कौन सा बच गया? ब्लू। और बच क्या गया? बॉय। अगर बेबी जो है वो बॉयज होगा तो उसे ब्लू कलर का बैंड पहनाना है। अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, इट हैज कलर कोडेड। पिंक कलर कोडेड identification band is applied for girl newborn and blue color identification band is applied for male newborn. ओके, आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? 3 काम कर दिए आपने। ड्राई कर दिया न्यूबॉर्न को पहले से ही गर्म कपड़े से ताकि हाइपोथर्मिया में ना जाए। उसके बाद आपने न्यूबॉर्न को कवर कर दिया, मतलब कपड़े पहना दिए, और इस प्रक्रिया को बोल दिया नेस्टिंग। उसके बाद आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन बैंड पहना दिया। पिंक कलर का जो बैंड था वो लड़की, न्यूबॉर्न अगर गर्ल है तो उसको पहनाना है, और ब्लू कलर का अगर न्यूबॉर्न जो है वो बॉयज है तो वो पहनाना है। उसके बाद आता है एक इंजेक्शन विटामिन के लगाना है। चौथा जो रूटीन में है वो है एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन विटामिन के। ओके, कौन सा लगाना है? विटामिन के। तो अब नवजात में विटामिन क्यों लगाते हैं? नवजात में विटामिन के इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा जो होती है, जो इमेच्योर लिवर होता है, नॉर्मल फ्लोरा बन नहीं पाती है, तो उसमें क्या, नवजात में इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो नवजात को, न्यूबॉर्न को ब्लीडिंग से बचाने के लिए अपन लगाते हैं विटामिन के। तो देखो डोज कितनी होगी, याद रखने वाली बात है, 1 mg का आता है वैसे तो, और अगर देखें तो 0.5 ml होती है। ठीक है। रूट क्या होगा लगाने का? तो लगाने का रूट होगा IM, मतलब इंट्रामस्कुलर। साइट क्या होगी, मतलब कहाँ लगाएंगे? तो लगाते हैं थाई पे। कहाँ लगाते हैं? थाई पे। और थाई में कौन सी मसल्स पाई जाती है जिसमें लगाते हैं? मसल्स होती है वास्टस लेटरलिस मसल्स। तो देखो, अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नवजात को लगाया जाने वाला इंजेक्शन विटामिन के थाई में कौन सी मसल्स में लगाया जाता है? तो थाई की कौन सी मसल्स में लगता है? वास्टस लेटरलिस मसल्स पे लगता है। तो देखो, विटामिन के देना है, क्यों देना है? इंटरनल ब्लीडिंग से बचाने के लिए देना है।
इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि एक इमेच्योर लिवर होता है और एक नॉर्मल फ्लोरा बन नहीं पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि उनमें इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसे रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, विटामिन के लगाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए, एक चीज ये बता देता हूँ कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2, 7, 9, 10। आप ऐसे याद कर सकते हो 2, 7, 9, 10। ये 2, 7, 9, 10 ये जो फैक्टर हैं ये विटामिन के पर डिपेंड करते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे? भूल जाओगे। तो आप याद रखो, इंडिया जो है बैटिंग करते हुए 279 पर 10 आउट हो गए। तो आप कैसे याद रखोगे? इंडिया बैटिंग करते हुए 279 पे 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। तो अब आपको इंडिया तो भूल जाओ, आप याद रखो जो विटामिन के डिपेंडिंग फैक्टर है वो कितने पे इंडिया आउट हुई है? 279 पे 10, मतलब 2, 7, 9, 10। ये जो 4 है ये विटामिन के डिपेंडिंग फैक्टर हैं। ओके, समझ में आ गया 4। अब इसके बाद करते हैं 8 बर्थ पे बच्चे का वैक्सीनेशन। क्या करेंगे? 8 बर्थ पे करेंगे बच्चे का वैक्सीनेशन। 8 बर्थ पे करते हैं बच्चे का वैक्सीनेशन। पांचवा पॉइंट आ जाता है वैक्सीनेशन एट बर्थ। वैक्सीनेशन एट बर्थ। तो जन्म के समय सबसे पहले जो वैक्सीन पिलाई जाती है वो पिलाई जाती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और जन्म के समय जो डोज पिलाई जाती है उस डोज को बोलते हैं जीरो डोज। क्या बोलते हैं? जीरो डोज। कितनी देते हैं? 2 डोज देते हैं। रूट क्या होता है? रूट ओरली होता है। और किससे बचाने के लिए देते हैं? तो पोलियो से बचाने के लिए देते हैं। ओके, दूसरी आती है बीसीजी। बीसीजी मैंने सुबह ही क्वेश्चन किया था कि बीसीजी को किसमें डाइल्यूट करते हैं? तो उसका आंसर था कि जो बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन है, जो बीसीजी वैक्सीन है, उसको डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सेलाइन में। किसमें करते हैं? नॉर्मल सेलाइन में। और बीसीजी जो वैक्सीन है जो एट बर्थ पे देनी है, तो वो जो एट बर्थ पे देते हैं वो होती है 0.05 ml। ओके, रूट क्या होता है? तो रूट होता है आईडी, इंट्राडर्मली देते हैं। और किससे बचाने के लिए देते हैं? टीबी से बचाने के लिए देते हैं। अब यहाँ याद रखने की बात है कि एक नर्स थी जो जन्म के समय नवजात को बीसीजी वैक्सीन देना भूल गई, तो वो कब दे सकती है? तो वो फिर दे सकती है 6 वीक पे। कितने वीक पे देगी? जैसे नवजात 6 वीक का हो जाएगा। पर यहाँ याद रखनी है कि जो डोज है वो डोज हो जाएगी डबल। मतलब डबल का मतलब 0.05 प्लस 0.05 बराबर 0.10 ml। ठीक है, अगर कोई नर्स एट बर्थ पे बीसीजी वैक्सीन देना भूल जाती है तो वो 6 वीक पे दे सकती है। पर याद रखने वाली बात यह है कि वो जो डोज है वो हो जाएगी डबल। और कितनी हो जाएगी? 0.10 ml। ओके, अगली जो तीसरी वैक्सीन आती है वो आती है बेटा हेपेटाइटिस बी। कौन सी आती है? हेपेटाइटिस बी। तीसरी जो वैक्सीन आती है वो आती है हेपेटाइटिस बी। कितनी देंगे? 0.5 ml देंगे। आईएम रूट से देंगे। और किससे बचाने के लिए देंगे? हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए देंगे। तो ये थी रूटीन इंटरवेंशन, मतलब नवजात की रूटीन इंटरवेंशन कैसे करेंगे। तो नवजात की रूटीन इंटरवेंशन में मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आपको उसे ड्राई करना है पहले से ही गर्म कपड़े से, ताकि वो जो नवजात है वो क्या नहीं हो, हाइपोथर्मिया में ना जाए। दूसरा, आपको उसको कवर करना है, मतलब कपड़े पहनाने हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेस्टिंग कहते हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है नोट सेट में, या किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक नर्स है जो अभी जस्ट डिलीवर हुए बच्चे को कवर कर रही है या कपड़े पहना रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? नेस्टिंग कहेंगे। उसके बाद क्या करना है? आपको एडमिनिस्टर करना है विटामिन के। क्यों करना है? ताकि इंटरनल ब्लीडिंग से रोग बचाया जा सके। कितना देना है? देना है आपको 1 mg या 0.5 ml। ओके, कहाँ देना है? आईएम रूट से देना है, थाई में देना है। और थाई में जो मसल्स होती है वो लेटरलिस मसल्स में देना है। उसके बाद क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन बैंड पहनाने हैं जो कलर के हिसाब से होते हैं, जिससे सब डिटेल लिखी हुई होती है। 2 ही कलर होते हैं, पिंक और ब्लू। याद रख लो, पिंक कलर गर्ल का फेवरेट कलर होता है, तो पिंक कलर का जो बैंड है वो गर्ल चाइल्ड के लिए होगा, और जो ब्लू कलर का बैंड है वो मेल चाइल्ड के लिए होगा। ओके, चलो आगे आ जाते हैं कि आपको वैक्सीनेशन करना है 8 बर्थ पे।
तो सबसे पहले आप ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी पिलाओगे। बर्थ में जो पिलाते हैं ओपीवी से 0 डोज कहते हैं, और 2 ड्रॉप देते हैं, ओरली देते हैं, पोलियो से बचाने के लिए देते हैं। दूसरी आती है बीसीजी और बैसिलस कालमेट यूरिन। एट बर्थ में जो डोज होती है वो होती है 0.05 ml। आईडी रूट से देते हैं, टीबी से बचाने के लिए देते हैं। पर अगर एक नर्स भूल जाए एट बर्थ पे वैक्सीनेशन, बीसीजी की वैक्सीनेशन करना, तो वो 6 वीक पे कर सकती है। पर जब वो 6 वीक पे करेगी तब क्या करना है, आपको डोज को जस्ट डबल कर देना है, मतलब 0.10 ml कर देनी है। और लास्ट आती है हेपेटाइटिस बी, 0.5 ml IM रूट से हेपेटाइटिस बी के द्वारा। ये था अपना आज का टॉपिक, केयर ऑफ न्यू बॉर्न। और तो मैंने पहले ही शुरू में जब टॉपिक शुरू किया तो बोला था 3 सब टॉपिक में पढ़ना है, इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल इंटरवेंशन और रूटीन इंटरवेंशन, और अपन ने तीनों पढ़ लिए। ओके, थैंक यू।